तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। शून्य लोक में एक भव्य और अद्भुत महल धीरे धीरे अनगिनत संसार खंडों के बीच विचर रहा था। महल के भीतर सिंहासन पर नीले वस्त्र पहने एक स्त्री लुढ़की हुई पड़ी थी। उसका चेहरा लालिमा लिए हुए था और पूरे अंग से लज्जा भरी कामुकता झलक रही थी, मानो कुछ देर पहले उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसे याद करके भी शर्माती हो। इसी समय लियू किंगयुन ने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाए, इस तरह तो वह लाल पालकी मुझे जबरदस्ती ले जाने में सफल नहीं हो पाएगी। चाओटिक स्टार सी से निकलकर अब तक का समय बीत चुका था। लियू किंगयुन बहुत कुछ सोच चुकी थी। लाल पालकी के भीतरी स्थान में जो स्मृतियां उसे विरासत में मिली थीं, वे अब उसकी चेतना के साथ लगभग पूरी तरह एकाकार हो चुकी थीं। उन स्मृतियों के अनुसार यदि वह वीर प्रताप से लंबे समय तक अलग रही और उसके साथ द्वैत साधना नहीं की, तो वह लाल पालकी स्वयं वीर प्रताप से संपर्क करेगी। यह उसका अपना पुराना प्रण था। उसे समझ नहीं आता था कि पिछले जन्म में उस लाल पालकी में इतनी शक्तिशाली समलन शक्ति क्यों थी। सबसे बड़ी बात ये कि वह पालकी पवित्र वस्तु से भी ऊपर की चीज थी। उसे नष्ट करने का कोई उपाय उसके पास नहीं था। मतलब साफ था, यदि वह अपने प्रण को पूरा नहीं कर पाए तो पालकी खुद उसे पूरा करवाने में लग जाएगी। इसलिए लियू किंगयुन ने एक योजना बनाई। वह लियू किनक्यू का उपयोग करके ये कार्य पूरा करेगी, क्योंकि लियू किनक्यू का शरीर भी उसी के रक्त मांस से निर्मित था। जब लियू किनक्यू वीर प्रताप के साथ द्वैत साधना करेगी तो वह स्वयं वीर प्रताप के साथ साधना कर रही होगी। हालांकि इसके पीछे और भी कारण थे। लियू किनक्यू की स्मृतियां और उसके पिछले जन्म की यादें अब उसे गहराई से प्रभावित कर रही थीं। चाओटिक स्टार सी छोड़ने के बाद से वीर प्रताप का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। कभी कभी साधना करते समय भी वह अनजाने में लाल पालकी के अंदर वीर प्रताप के साथ बिताए उन क्षणों को याद कर लेती। वह दृश्य अब उसके हृदय का भूत बन चुका था। लियू किंगयुन ने सोचा, जब इतना याद आ ही रहा है तो हृदय के भूत का सामना क्यों न सीधे कर लिया जाए। वह जानती थी कि वीर प्रताप से जुड़े भाग्य के बंधन उसे नहीं तोड़ने हैं, न ही कर्म का लेखा जोखा मिटा सकती है। जितना विरोध करेगी उतना ही उसकी साधना प्रभावित होगी। तो फिर क्यों न स्वेच्छा से वीर प्रताप के साथ द्वैत साधना कर ली जाए। इससे उसका अशांत मन शांत हो जाएगा और साधना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लियू किनक्यू के माध्यम से उसे पहले ही काफी अनुभव हो चुका था। वीर प्रताप के साथ एक बार फिर उत्तेजना मिलने पर उसकी भावनाएं लंबे समय तक शांत रहेंगी। इससे न केवल साधना प्रभावित नहीं होगी बल्कि उसकी खूबी भी बढ़ेगी। बेशक वह अभी भी नहीं चाहती थी कि वीर प्रताप को सारी सच्चाई पता चल जाए। उसे ये सब अपनी लज्जा लगती थी। इस बार वीर प्रताप द्वारा पकड़े जाने पर वह बहुत विचलित हो गई थी। लियू किंगयुन ने मन में सोचा, इस बार पकड़ी जाना पूरी तरह उसकी गलती थी। लियू किनक्यू का दूसरा शरीर तो वीर प्रताप के साथ इतने साल बीत चुके थे कि वह उसकी हर जबरदस्ती की आदत डाल चुकी थी। वह बिल्कुल विरोध नहीं करती थी। आगे से जब वह दिव्य चेतना से लियू किनक्यू के शरीर को नियंत्रित करेगी तो बिल्कुल भी विरोध नहीं करना है। ये सोचकर लियू किंगयुन ने उठकर सिंहासन पर पद्मासन लगाया और ध्यान में लीन हो गई। उसने पाया कि द्वितीय शरीर के माध्यम से वीर प्रताप के साथ द्वैत साधना करने पर मुख्य शरीर की साधना भी बढ़ रही थी। इस विधि से शायद 5000 वर्ष भी नहीं लगेंगे और वह सम्राट पद सिद्ध कर लेगी। ... इसी समय वीर प्रताप अभी भी लियू किनक्यू के साथ छाया शरीर की चर्चा कर रहा था। लियू किनक्यू बोली, आप छाया शरीर क्यों नहीं बना लेते? भविष्य में कोई खतरा आए तो एक छाया शरीर त्याग देने से मूल शरीर को कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ मूल शरीर ही रहा तो मरने पर सचमुच मर जाएंगे। और फिर इतनी सारी पत्नियां और रखैले हैं, छाया शरीर बनाकर बोझ क्यों न बांट ले। ये कहते हुए लियू किनक्यू ने वीर प्रताप की ओर अर्थपूर्ण नजर से देखा। वीर प्रताप हंसा। फिर उसने लियू किनक्यू की गतिविधियां और तेज कर दी और बोला, ये काम मैं खुद करना पसंद करता हूँ। एक वजह ये भी थी कि वीर प्रताप को डर था कि छाया शरीर स्वयं चेतना विकसित कर ले और फिर उसके सिर पर टोपी रख दे, इसलिए वह कभी ऐसा नहीं कर सकता था। ये सुखद कार्य वह स्वयं ही करेगा, कितना भी कठिन या थकान भरा क्यों न हो। छाया शरीर की मदद नहीं लेगा। फिर बोला, हालांकि तुम्हारी बात में दम है। सोचते सोचते वीर प्रताप के मन में एक विचार आया, छाया शरीर की जगह पुतला क्यों न बनाया जाए। छाया शरीर और पुतला में बड़ा अंतर है। छाया शरीर में अलग आत्मा होती है, जबकि पुतला मुख्य आत्मा से हमेशा जुड़ा रहता है। वह मुख्य आत्मा का बाहरी शरीर मात्र होता है। वीर प्रताप ने सोचा, अब जब वह आकाशीय सदाबहार जीवन कला से भौतिक शरीर बना सकता है तो उसी कला से शरीर बनाकर उसे संत श्रेणी के पुतला निर्माण विधान से अपना पुतला क्यों न बना
बना ले। इस तरह उसे एक अतिरिक्त भौतिक शरीर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, उस शरीर की मुख्य आत्मा खुद वह होगी, इसलिए अलग चेतना विकसित होने और उसके विरुद्ध कार्य करने का भय नहीं रहेगा। और आकाशीय सदाबहार जीवन कला से बना शरीर पूर्ण रूप से क्रियाशील होता है। सोचते हुए वीर प्रताप ने थोड़ा रुककर मुलायम पलंग के किनारे बैठ गया और लियू किनक्यू को अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसने हथेली ऊपर की। अगले ही क्षण उसकी उंगली से एक बूंद रक्त उछलकर हॉल के बीच में पहुंच गई। वीर प्रताप ने उस बूंद में आध्यात्मिक शक्ति और अपनी मूल शक्ति का एक अंश डाल दिया। वीर प्रताप को आंतरिक ऊर्जा संचारित करते देख लियू किनक्यू तुरंत रुक गई। वे अभी भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। अगर इस समय वीर प्रताप उत्तेजित हो जाता तो उसकी साधना में बाधा पड़ जाती। ये पहली बार था जब वीर प्रताप भौतिक शरीर से पुतला बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे पता नहीं था कि सफल होगा या नहीं। कुछ देर बाद उसके सामने एक और भौतिक शरीर प्रकट हो गया। वह हॉल के बीच सीधा खड़ा था, बिल्कुल नग्न और वीर प्रताप के मूल शरीर जैसा ही था। अपने ही शरीर को सामने खड़ा देखकर और पीछे से वीर प्रताप द्वारा आलिंगन में बंदी लियू किनक्यू को विचित्र अनुभूति हुई। क्या होगा अगर वीर प्रताप का दूसरा शरीर भी उस पर टूट पड़े? लियू किनक्यू ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसका मन अचानक बेहद घबरा गया। वीर प्रताप को जानते हुए ये कुत्ता ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था। वीर प्रताप को लियू किनक्यू के विचारों का पता नहीं था। उसने हाथ उठाया और संत श्रेणी पुतला विधान को एक बार फिर सक्रिय किया। मन ही मन बोला, सफल होना ही चाहिए। अगर सफल हो गया तो मेरा मूल शरीर शायद फिर कभी तियानचेन संसार छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसी सोच में थे कि हॉल में खड़ा शरीर नीले प्रकाश से चमक उठा और हल्की सांस लेने लगा। देखकर वीर प्रताप के मन में उत्तेजना दौड़ गई। सिर्फ आखिरी चरण बाकी था। सफलता मिली तो वह एक भौतिक पुतला प्राप्त कर लेगा। समय एक एक पल बीतता गया। आखिरकार एक क्षण ऐसा आया जब पुतला छाया ने आंखें खोली। फिर अचानक उसके शरीर से प्राण ऊर्जा फूट पड़ी। पुतले से संत श्रेणी की ऊर्जा निकलती देख वीर प्रताप चौंक गया। वह सचमुच एक संत पुतला बना चुका था। यहाँ आपके उपन्यास का रूपांतरण प्रस्तुत है। वीर प्रताप की उस अद्भुत पुतले पपट वाली तकनीक ने ली क्विनक्यू को अवाक कर दिया था। उसने आज तक कभी नहीं सुना था कि कोई साधक अपने ही शरीर का ऐसा प्रतिरूप बना सकता है जो शक्ति में लगभग मूल शरीर के बराबर हो। ली क्विनक्यू को तब तक ये भान न था कि वह दाओ का प्रतिरूप असल में वीर प्रताप का एक पुतला मात्र है। उसे तो लगा कि वीर प्रताप ने भी उसी की तरह कोई क्लोन बनाया है। जैसे ही वह पुतला अस्तित्व में आया, वीर प्रताप को एक गहरा चक्कर महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा एक ही झटके में निचोड़ ली गई हो। उसने तुरंत अपनी अनोखी एवरलास्टिंग लाइफ स्किल का उपयोग किया, पर हैरानी की बात यह थी कि उस अद्भुत कला के बावजूद उसकी ऊर्जा पूरी तरह पुनर्जीवित नहीं हो पा रही थी। वीर प्रताप को सच्चाई समझ आ गई, ये पुतला किसी और की नहीं बल्कि उसी के भीतर की ऊर्जा और चेतना का विस्तार है। उसने तत्काल अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस को उस पुतले से हटा लिया और अगले ही पल उसे राहत महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा, तो यह है किसी भौतिक शरीर को नियंत्रित करने का रहस्य। ये पुतला ऊर्जा का भारी भूखा है। जब तक मेरी आत्मिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा और अधिक प्रगाढ़ नहीं हो जाती, मैं एक समय में केवल एक ही ऐसे शरीर को नियंत्रित कर सकूंगा। वीर प्रताप ने विचार किया कि अगर वह एक संत सेंट स्तर का पुतला बना सकता है तो भविष्य में वह न जाने कितनों की फौज खड़ी कर सकता है। कल्पना कीजिए, एक साथ दर्जनों सैकड़ों संत स्तर के पुतले जो किसी भी दुश्मन का काल बन जाएं। लेकिन अभी के लिए यह एक पुतला ही काफी था। अब उसे अराजक तारासागर कैओटिक स्टार सीट से बाहर निकलने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की आवश्यकता न थी। ये सोचकर वीर प्रताप ने फिर से अपनी दिव्य दृष्टि को उस पुतले से जोड़ दिया। जुड़ते ही उसका नजरिया बदल गया। अब वह अपनी ही आंखों से देख रहा था कि ली क्विनक्यू उसकी गोद में बैठी है और वह स्वयं उसके कोमल कमर को थामे हुए है। जैसे ही उसने उस पुतले को नियंत्रित करने का प्रयास किया, उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक साझा दृष्टि नहीं है, बल्कि पुतले की हर इंद्रिय और उसका हर एहसास सीधे उसकी आत्मा से जुड़ गया है। अपने असली शरीर को ली क्विनक्यू के साथ इतनी अंतरंग अवस्था में देखकर उस पुतले के भीतर भी भावनाएं जाग उठी। उधर ली क्विनक्यू ने देखा कि वीर प्रताप के पुतले की आंखों में वही भाव हैं जो वीर प्रताप के थे, तो वह सिहर उठी। क्या ये नीच वाकई उसके साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है? उसके मन में दोहरी मार का दृश्य उभर आया और वह आतंक से भर गई। वीर प्रताप ने महसूस किया कि एक साथ दो शरीरों को नियंत्रित करना कठिन है जब तक कि वह अपना पूरा ध्यान पुतले पर केंद्रित न कर दे। आखिरकार यह एक संत का शरीर था, उसे संभालना सहज नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने उस पुतले को अपने भीतर के सूक्ष्म जगत में वापस बुला लिया। अब वीर प्रताप एक संत बन चुका था और एक संत का सूक्ष्म जगत निर्जीव ही सही पर एक शरीर को धारण करने में समर्थ था। पुतले को गायब होते देख ली क्विनक्यू ने राहत की सांस ली। शुक्र था कि इस दुष्ट ने आज कोई और दुस्साहस नहीं किया। वीर प्रताप ने उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा, क्विनक्यू तुम काफी उत्तेजित लग रही हो। ली क्विनक्यू ठिठक गई और ठंडे स्वर में बोली, उत्तेजित? मैं
किस बात की अपेक्षा करूंगी? मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं महाराज। वीर प्रताप ठहाका मारकर हंसा और उसके और करीब होकर बोला, जब तुमने उस प्रतिरूप को देखा तो क्या तुम घबरा नहीं गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती थी कि वह भी मेरे साथ मिलकर तुम्हारी सेवा करे? ली क्वीन क्यू सकपका गई और झट से बोली, ऐसी कोई विचार मेरे मन में नहीं है महाराज, मुझे परखने की कोशिश न करें, मैं कभी भी आपकी इस तरह की बातों के लिए सहमत नहीं होंगी। ली क्वीन क्यू की नजर में वीर प्रताप का ये सीधापन महज उसे आजमाने का एक जरिया था। उसे लगा कि यदि वह जरा भी ढीली पड़ी तो ये दरिंदा उस पुतले को बाहर निकालकर उसे जलील करेगा। उसे अपने उसूलों पर टिके रहना था, वरना वह भी वीर प्रताप की तरह पतन के गर्त में गिर जाएगी। इससे पहले कि वीर प्रताप कुछ और कहता, बाहर से बाय किंकिंग की आवाज आए, महाराज त्यानहुओ जगत त्यानुओ वर्ल्ड से महत्वपूर्ण समाचार है। वीर प्रताप ने उसे रुकने का इशारा किया। उसने ली क्वीन क्यू को कोमल सोफे पर लेटाया, एक क्षण के लिए उसके साथ आध्यात्मिक सामंजस्य बिठाया और फिर राज अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ गया। कक्ष में प्रवेश करते ही उसने एम्ब्रॉयडरी यूनिफॉर्म गार्ड द्वारा भेजी गई सूचना पढ़ी। यू लोन कल्ट अब अराजक तारा सागर की ओर अपने लोग भेजने की योजना बना रहा था। 1 साल पहले होता तो वीर प्रताप घबरा जाता, पर अब उसके पास 3 सम्राट आह्वान कार्ड एम्परर समनिंग कार्ड्स थे। ये संकट टालने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन एक उलझन थी। यदि केवल यू लोन कल्ट के लिए वह कार्ड खर्च कर दे तो ये घाटे का सौदा होगा। उसे तो हुआंगशान तारा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भी इन्हीं कार्डों से करना था। एक एक कार्ड कीमती था। उसने समय स्थान दर्पण टाइम स्पेस मिरर के जरिए त्यानहुओ जगत के मू झेंकिंग से संपर्क किया। उधर त्यानहुओ जगत में हड़कंप मचा था। उन्हें लग रहा था कि स्वर्ग के सम्राट हेवनली एम्परर के पास केवल 3 संत हैं जो यू लोन कल्ट का सामना नहीं कर पाएंगे। त्यानहुओ के बुजुर्गों की सभा में मू झेंकिंग बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। एक बुजुर्ग ने पूछा, महाराज क्या आपने स्वर्ग के सम्राट को सूचित कर दिया है? मू झेंकिंग ने कहा, मैंने संदेश भिजवा दिया है, महाराज को अब तक पता चल चुका होगा। तभी मू चेंगवांग ने सुझाव दिया, क्यों न हम महाराज को त्यानहुओ जगत बुला ले। अराजक तारा सागर तो एक वीरान जगह है, वहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं। हुआंगशान क्षेत्र के संसाधन समृद्ध है, वहाँ महाराज को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में अधिक लाभ होगा। अन्य बुजुर्गों ने भी सहमति जताई, बिल्कुल, अगर यू लोन कल्ट अराजक तारा सागर पर कब्जा भी कर ले तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वे खुद ही उसे छोड़कर चले जाएंगे, तब हम महाराज को वापस वहाँ भेज देंगे। मू झेंकिंग और उसके सभासदों की बातों में एक तर्क तो था। अराजक तारा सागर क्योटिक स्टासी वाकई एक पिछड़ा हुआ तारा क्षेत्र था, जहाँ के संसाधनों की पूर्ति तो त्यानहुओ जगत ही करता आया था। ऐसे में उसे बचाने के लिए प्राण न्योछावर करना समझदारी नहीं लग रही थी। मू झेंकिंग ने सोचा कि जब वीर प्रताप दोबारा संपर्क करेंगे तो वह उनसे त्यानहुओ जगत में कुछ समय ठहरने का आग्रह करेगा। तभी राजसभा के बीचों बीच वीर प्रताप की दिव्य आभा का प्रतिबिंब प्रोजेक्शन प्रकट हुआ। वीर प्रताप को देखते ही सभा में मौजूद सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए और एक स्वर में बोले, स्वर्ग के सम्राट को नमन। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। यू लोन कल्ट की चिंता तुम लोग छोड़ दो, उसे मैं स्वयं देख लूंगा। बल्कि मेरा इरादा तो पूरे हुआंगशान तारा क्षेत्र हुआंगशान स्टार रीजन की समस्या को एक ही झटके में जड़ से मिटाने का है। उनकी बात सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। एक झटका, क्या वे हुआंगशान के उस शक्तिशाली अर्ध सम्राट क्वाजी एम्परर को चुनौती देने की बात कर रहे थे? वीर प्रताप का वर्तमान स्तर अभी संत सेंट के दूसरे चरण का था। इतने कम बल में वे अर्ध सम्राट से कैसे लड़ सकते थे? मू झेंकिंग ने संकोच के साथ पूछा, महाराज मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि आप किस तरह से इसे एक झटके में हल करेंगे। वीर प्रताप ने आदेश दिया, तुम तुरंत चारों ओर यह खबर फैला दो कि अराजक तारा सागर में किसी प्राचीन महान सम्राट ग्रेट एम्परर की समाधि मिली है। हर छोटे बड़े गुट तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। सभा में हड़कंप मच गया। अगर यह खबर फैली तो दुनिया भर की ताकतें अराजक तारा सागर की ओर दौड़ पड़ेंगी। तब तो वहाँ का संकट और गहरा हो जाएगा। लोग अभी सोच ही रहे थे कि वीर प्रताप ने आगे कहा, मू झेंकिंग शायद तुम समझे नहीं, मेरा इरादा किसी को बहकाने का नहीं बल्कि उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेने का है। मेरे पास ऐसे महान सम्राट मौजूद हैं जो इस पूरे क्षेत्र को ग्रेट शिया राजवंश ग्रेट शिया डायनेस्टी के अधीन कर सकते हैं। पूरा दरबार जैसे जम गया। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे। महान सम्राट वीर प्रताप के साथ महान सम्राट स्तर के योद्धा मौजूद थे। ये खबर किसी बिजली के झटके जैसी थी। अगर सम्राट स्तर के रक्षक साथ हैं तो वह अर्ध सम्राट तो उनके सामने तिनके के समान है। दरबारियों ने राहत की सांस ली। ये वीर प्रताप की वही दूरदर्शिता थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। पुनर्जन्म लेकर आए सम्राट के पास ऐसी गुप्त शक्तियां होना स्वाभाविक था। वीर प्रताप ने अपनी योजना स्पष्ट की, जल्दबाजी करो और यह खबर फैलाओ। यहाँ तक कि उस छिपे हुए हुआंगशान अर्ध सम्राट के कानों तक भी यह खबर पहुँचनी चाहिए। जब उसे लगेगा कि यहाँ महान सम्राट की समाधि है तो वह खुद अपनी गुफा से बाहर निकलकर यहाँ आएगा। तब एक ही तीर
इससे दो शिकार होंगे, एक तो वह शत्रु जाल में फंसेगा और दूसरा मैं अपनी सम्राट आह्वान शक्ति का उपयोग करके पूरे क्षेत्र को जीत लूंगा। वीर प्रताप के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। एक बार हुआंगशान तारा क्षेत्र जीत लिया तो उसकी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उसका वंश और समृद्ध होगा। उन्हें गर्भ धारण करते देखना और उन उपजगतों सब वर्ल्ड्स से मिलने वाले वरदानों के बारे में सोचकर ही उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी थी। एक बार वह सम्राट स्तर पर पहुंच गया तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। उधर वीर प्रताप द्वारा संपर्क तोड़ने के बाद मू झेनकिंग ने बिना देरी किए वह झूठ फैला दिया कि युलॉन कल्ट को महान सम्राट की समाधि मिल गई है। खबर जंगल की आग की तरह फैली। युलॉन कल्ट का नेता वू पेंग, जो एक विशाल बेड़े के साथ राजक तारा सागर जाने की तैयारी में था, इस खबर से बुरी तरह तिलमिला गया। उसकी योजना तो इस समाधि को अकेले हड़पने की थी। अब चारों ओर से विभिन्न शक्तियां उससे जवाब मांगने आ रही थीं। वू पेंग का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया था। उसने अपना गुस्सा कांगहाई संप्रदाय कैंगाई सेक्ट पर निकाला, जिसने सबसे पहले ये खबर लीक की थी। उसने अपने एक काले वस्त्रधारी दूत को आदेश दिया, अगर कांगहाई संप्रदाय ने ये जाल बिछाया है ताकि मुझ पर दबाव बनाया जा सके तो उन्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। जाओ, उसे पूरी तरह मिटा दो। दूत एक पल में गायब हो गया। बिसात बिछ चुकी थी और वीर प्रताप अब उस निर्णायक युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे जहां एक ही वार में पूरा हुआंगशान क्षेत्र उनके कदमों में होगा। काले वस्त्रधारी दूत के जाते ही एक वृद्ध संप्रदाय प्रमुख हाफते हुए मुख्य हॉल में दौड़ा आया। स्वामी, बाहर 1 दर्जन से अधिक संप्रदाय प्रमुख जमा हो गए हैं। ये सुनते ही वू पेंग का चेहरा क्रोध से और भी काला पड़ गया। उसने व्यंग्य से कहा, जब उपहार देने की बारी आती है तब तो इन्हें सांप सूंघ जाता है, लेकिन जैसे ही महान सम्राट की समाधि की खबर मिली, किसी से भी तेज भागते हुए यहाँ पहुँच गए। हॉल में मौजूद एक बुजुर्ग ने पूछा, स्वामी अब आगे क्या करना है? अब तो ये बात सबको पता चल चुकी है, हम उस समाधि के खजाने पर एकाधिकार नहीं कर सकते। वू पेंग जानता था कि अब कोई चारा नहीं बचा। अगर उसने इन सब को अंदर नहीं आने दिया तो ये सभी गुट मिलकर युलॉन कल्ट पर हमला कर देंगे। उसने भारी मन से कहा, सबको अंदर आने दो। थोड़ी ही देर में विभिन्न गुटों के नेता मुख्य हॉल में घुस आए। उनमें से एक ने सीधे ताना मारा, वू पेंग, यह क्या खेल है? आपने महान सम्राट की समाधि के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। क्या आप अकेले ही उस खजाने को हथियाना चाहते हैं? वू पेंग ने अपना आपा खोने के बजाय बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? खबर मिलते ही मैं उसकी सत्यता की जांच करवा रहा था। अगर खबर झूठी निकलती तो आप सबको व्यर्थ ही कष्ट होता। मेरा इरादा तो आप सबको साथ लेकर चलने का ही था, पर किसी गद्दार ने खबर लीक कर दी। वहाँ मौजूद लोगों को उसकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। सबको पता था कि अगर खबर लीक ना होती तो वे कभी नहीं जान पाते कि युलॉन कल्ट ने समाधि खोज ली है। एक अन्य नेता ने चिल्लाकर कहा, अब इन बातों का कोई मूल नहीं। हमें अराजक तारा सागर क्योटिक्सटासी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स बताए, कहीं देर न हो जाए और कोई और गुट खजाना ले उड़े। सबकी बेचैनी देखकर वू पेंग का माथा ठनका। उसने टालते हुए कहा, शांत हो जाए, मैं निर्देशांक जरूर दूंगा पर आज नहीं। मैंने इसकी सूचना परम पूज्य हुआंगशान अर्ध सम्राट हुआंगशन क्वाजी एम्परर को भिजवा दी है। अब आगे क्या करना है यह उन्हीं का निर्णय होगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद नेताओं के मन में वू पेंग के लिए गालियां थीं। सबको पता था कि वू पेंग ने ये नाम इसलिए लिया ताकि वह अपना प्रभुत्व जमा सके और समाधि के बाद सम्राट से उसे अधिक हिस्सा मिले। कोई कुछ न कह सका और सबको वापस लौटना पड़ा। सबके जाने के बाद वू पेंग का एक बुजुर्ग सहयोगी सहमते हुए बोला, स्वामी, क्या हमें सच में उन्हें परेशान करना चाहिए? वे गहरे ध्यान सेक्लूजन में हैं। वू पेंग सिंहासन से उठा और दृढ़ता से बोला, महान सम्राट की समाधि का लालच कोई नहीं छोड़ सकता। मुझे यकीन है कि सम्राट अपनी साधना भंग होने पर हमें दोष नहीं देंगे। बिना किसी देरी के वू पेंग सीधे रेनी मिस्ट वर्ल्ड की ओर निकल पड़ा, जहां हुआंगशान अर्ध सम्राट ध्यान कर रहे थे। यह एक ऐसा संसार था जिसे केवल सम्राट की सेवा के लिए सुरक्षित रखा गया था। यहाँ कोई अन्य जीव नहीं था। जैसे ही वू पेंग उस गुफा के द्वार पर पहुंचा, भीतर से एक गंभीर आवाज गूंजी, बाहर क्या हुआ है? वू पेंग चौंक गया। उसने सोचा था कि उसे अपनी बात रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन सम्राट तो जागृत अवस्था में थे। उसने बिना समय गंवाए कहा, स्वामी, युलॉन कल्ट को एक तारा क्षेत्र मिला है जहां महान सम्राट की समाधि होने की प्रबल संभावना है। ये हमारे हुआंगशान तारा क्षेत्र के पास ही है। वू पेंग के इतना कहते ही गुफा के भीतर सन्नाटा छा गया। अगले ही पल वहां से ऊर्जा की भीषण लहरें उठी। आकाश से एक ऐसा प्रचंड दबाव उतरा कि गुफा के बाहर खड़े वू पेंग का दम घुटने लगा। सम्राट जाग चुके थे और उनकी नजर अब उस समाधि पर थी। काफी देर की चुप्पी के बाद हुआंगशान अर्ध सम्राट की भारी और कपा देने वाली आवाज गुफा के भीतर से गूंजी, वू पेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि वह महान सम्राट की समाधि वास्तव में अस्तित्व में है? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे धोखा देने का परिणाम क्या होता है? वू पेंग के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने जमीन पर अपना सिर टिकाते हुए कांपती आवाज में कहा,
स्वामी मुझे क्षमा करें, पर हमने पुष्टि कर ली है, उस तारा क्षेत्र में समाधि होने की संभावना अत्यधिक है। जैसे ही उसने संभावना शब्द कहा, उस पर पड़ रहा दबाव और अधिक बढ़ गया। अर्थ सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, संभावना। वु पेंग ने हड़बड़ाकर अपनी बात पूरी की, हमने अभी सटीक स्थान तो नहीं ढूंढा है, पर अगर तुमने अभी तक स्थान ही नहीं ढूंढा तो तुमने मुझे मेरी साधना से बाहर आने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हें अपनी मृत्यु से कोई मोह नहीं बचा। अर्ध सम्राट की दहाड़ के साथ ही वह गुफा के बाहर प्रकट हो गए। उनका रूप देख वु पेंग के होश उड़ गए। बाल पूरी तरह सफेद और त्वचा झुर्रियों से भरी थी, मानो वे उम्र के अंतिम पड़ाव पर हो। वु पेंग को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वे सम्राट बनने की कठिन साधना ब्रेक थ्रू में लगे थे। असल में वु पेंग को ये पता नहीं था कि अर्ध सम्राट की साधना में कुछ रुकावटें आ गई थी। जिस विधि से वे सम्राट बनने का प्रयास कर रहे थे वह उनके प्राणों और रक्त को जला रही थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। वे उस स्थिति में और आगे नहीं बढ़ सकते थे। वु पेंग का आना उनके लिए एक बहाना बन गया ताकि वे उस दर्दनाक साधना को छोड़कर बाहर निकल सके। अपनी स्थिति संभालते हुए वु पेंग ने फुसफुसाते हुए कहा, स्वामी वह तारा क्षेत्र एक शक्तिशाली घेरे रेस्ट्रिक्शन में बंद है और उसे आकाश मानचित्र से भी मिटा दिया गया है। अगर वहाँ समाधि नहीं भी हुई तो भी वहाँ अपार खजाने होने की गारंटी है। ये सुनते ही अर्ध सम्राट की आंखों में चमक आ गई। एक पूरे तारा क्षेत्र को सील करना किसी महान सम्राट का ही काम हो सकता है। सदियों से ऐसी ही बंद जगहों से महान सम्राटों की विरासतें मिली हैं। हुआंगशान अर्ध सम्राट के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई। वे सम्राट बनने के अपने उस पुराने कष्टकारी तरीके से तंग आ चुके थे। यदि उन्हें इस समाधि से कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिससे वे सम्राट बन सके तो उन्हें अपने प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वु पेंग, यदि तुम्हारी जानकारी सच निकली तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन अगर तुमने मुझे व्यर्थ यहाँ बुलाया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्थ सम्राट ने चेतावनी दी। वु पेंग ने झुककर अपनी स्वीकृति दी। अर्थ सम्राट ने हाथ लहराया और एक ही झटके में वे दोनों युलोन कल्ट के मुख्य हॉल में पहुंच गए। उनकी उपस्थिति से हॉल में मौजूद सभी योद्धा भय से थरथरा उठे। अर्थ सम्राट ने गंभीर होकर पूछा, मु चिंगलान म्यू कंगलन का क्या हाल है? क्या उसने कोई चाल चली है? हुआंगशान अर्थ सम्राट की नजरें लंबे समय से मु चिंगलान पर थीं। वे उसे किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहते थे, पर सम्राट बनने की धुन में उन्होंने इसे टाल रखा था। उनका सोचना था कि एक बार सम्राट बन गए तो वह उसके सामने टिक नहीं पाएगी, तब तक उन्हें उसकी हर हरकत पर नजर रखनी थी। वु पेंग ने उत्तर दिया, मेरी सूचना के अनुसार वह तियानहुओ के शाही मकबरे में एकांतवास कर रही है। बस एक बार वह बाहर आई थी जब उसके दो रक्षकों ने उसे पहचाने बिना उसका अपमान कर दिया और उसने क्रोध में आकर उन दोनों का वध कर दिया। उसके बाद तियानहुओ के कई संरक्षक राज्य छोड़कर भाग गए और जल्द ही अग्नि सम्राट फायर एम्परर ने हमारे पास दूत भेजकर आपकी अधीनता स्वीकार कर ली। अर्थ सम्राट ठहाका मारकर हंसे, मैंने सोचा था कि वह उस तथाकथित स्वर्ग के सम्राट के लिए मेरा विरोध करेगी। लगता है उनकी निष्ठा बस कागजी है। उनकी आंखों में अब उस समाधि और उस स्त्री दोनों को हासिल करने की भूख स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह समाधि अब उनके सम्राट बनने का मार्ग जो थी। हुआंगशान अर्ध सम्राट ने जब सुना कि तियानहुओ वंश ने घुटने टेक दिए हैं तो उन्होंने इसे एक मजबूरी का परिणाम समझा। उन्हें तियानहुओ के इन बेमन के समझौतों से कोई विशेष लगाव नहीं था। उनकी रुचि तो केवल मु चिंगलान में थी। वे जानते थे कि तियानहुओ के लोगों को बंधक बनाकर रखने से मु चिंगलान को झुकना ही पड़ेगा। वे खुद को स्वर्ग का सम्राट कहने वाले उस रहस्यमय व्यक्ति से भी बिल्कुल नहीं डरते थे, क्योंकि उनकी नजर में वह महज एक काल्पनिक नाम था। उनके लिए अब एक ही लक्ष्य था, महान सम्राट की समाधि। उन्होंने वु पेंग को आदेश दिया कि हुआंगशान तारा क्षेत्र के सभी गुटों को तुरंत बुलाया जाए। वे अकेले खजाना हड़पने के बजाय उन गुटों को आगे करना चाहते थे ताकि समाधि के भीतर छिपे खतरनाक जालों और रक्षा कवचों रेस्ट्रिक्शंस को वे ही पहले भेदन करें। इससे उनका जोखिम कम हो जाता। उधर मु झेनकिंग ने वीर प्रताप को इस हलचल की सूचना भेज दी थी। वीर प्रताप ये जानकर प्रसन्न थे कि अर्ध सम्राट बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक चिंता अभी भी बाकी थी, क्या अर्ध सम्राट का कोई क्लोन प्रतिरूप तो नहीं बचा है? अगर असली शरीर मारा गया और क्लोन बच गया तो वह किसी और शक्तिशाली सत्ता को लाकर नई मुसीबत खड़ी कर सकता था। इसी बीच वीर प्रताप अपने कक्ष में थे। मु चिंगलान उनके पास ही थी। जब उसने वीर प्रताप को परेशान देखा तो पूछा, महाराज क्या हुआंगशान अर्ध सम्राट के बाहर आने से आप चिंतित हैं? वीर प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए अपनी चिंता जाहिर की। मु चिंगलान ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया, महाराज निश्चिंत रहें। सम्राट बनने से पहले हर साधक को अपने सभी प्रतिरूपों सेकेंडरी बॉडीज का मूल शरीर में विलय फ्यूजन करना अनिवार्य होता है। यदि वे विलय नहीं करेंगे तो सम्राट बनने की कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। हुआंगशान अर्ध सम्राट लंबे समय से सम्राट बनने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से विलय कर लिया होगा। वीर प्रताप चकित थे। उन्हें ये ज्ञान नहीं था। मु चिंगलान ने बताया कि तियानहुओ के प्राचीन अभिलेखों में सम्राट बनने की प्रक्रिया के ये नियम दर्ज हैं। वीर प्रताप ने इसे सहजता से स्वीकार किया
लिया और अपना ध्यान वापस उस क्षण की ओर ले गए जहां वे और मु चिंगलान थे। कुछ समय बाद वीर प्रताप चुपके से महारानी तियानहोंग एम्प्रेस तियानहोंग के कक्ष में पहुंचे। तियानहोंग उस समय अपनी साधना में लीन थी। वीर प्रताप के वहां होने का आभास मिलते ही उनकी आंखें खुली। उनकी ठंडी और गरिमामयी आंखों में भ्रम और स्पष्ट चेतावनी के भाव थे। उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम है मुझसे? महारानी तियानहोंग जानती थी कि वीर प्रताप उनके पास क्यों आए हैं और वे इस बात से भी अवगत थी कि नियति की डोर उन्हें धीरे धीरे वीर प्रताप की ओर खींच रही है। फिर भी उनकी ठंडी प्रतिक्रिया में अभी भी विद्रोह बाकी था। वीर प्रताप को अब ये तय करना था कि वे तियानहोंग की इस ठंडी दीवार को अपनी कूटनीति और शक्ति से कैसे पिघलाते हैं। महारानी तियानहोंग का व्यवहार भले ही बर्फ सा ठंडा था, लेकिन वीर प्रताप ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी गुप्त सिस्टम दृष्टि से महारानी का विश्लेषण किया। परिणाम देखकर वे थोड़े हैरान हुए। महारानी का आध्यात्मिक स्तर संत सेंट के पहले चरण तक पहुंच चुका था। उनकी प्रगति वीर प्रताप की अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी। वे मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि उनकी महारानी के प्रति अनुराग फेवरेबिलिटी रेटिंग भी 30 से बढ़कर 80 हो चुकी थी। वीर प्रताप ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, मुझे सम्राट बनने एम्परर चेंग की प्रक्रिया के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। तियानहोंग की भौहें तन गईं। क्या इस दुष्ट को कुछ पता चल गया? उन्हें लगा कि वीर प्रताप अपनी उस अनोखी जीवन पद्धति वे ऑफ लाइफ से सम्राट बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर हर दिन भोग विलास से कोई सम्राट बन सकता तो इस ब्रह्मांड के करोड़ों साधकों के दिल टूट जाते। वीर प्रताप ने पूछा, क्या सम्राट बनने से पहले सभी प्रतिरूपों सेकेंडरी बॉडीज का विलय अनिवार्य है? तियानहोंग ने संयत स्वर में उत्तर दिया, अत्यधिक उच्च प्रतिभा वाले गिने चुने साधक ही मुख्य शरीर और प्रतिरूप को अलग रखकर सम्राट बन सकते हैं, जिनकी संख्या पूरे ब्रह्मांड में 5 से अधिक नहीं है। शेष सभी को विलय करना ही पड़ता है ताकि अंतर्दृष्टि का पूर्ण लाभ मिल सके। वीर प्रताप ने राहत की सांस ली। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि कहीं हुआंगशान अर्ध सम्राट का कोई क्लोन बच न जाए। तियानहोंग को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि यह अधर्मी सम्राट बनने के बजाय अपनी सत्ता और दुश्मनों की चिंता में डूबा है। बातचीत के दौरान वीर प्रताप ने तियानहोंग की तेज प्रगति पर चुटकी ली। होंग, तुम्हारी साधना इतनी तेज कैसे हो गई? तुमने तो अपने स्तर को बहुत अच्छी तरह छिपाया था। तियानहोंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपनी साधना छिपाने के लिए एक अत्यंत गुप्त कला का प्रयोग किया था। फिर भी वीर प्रताप ने उसे एक नजर में भांप लिया। उसे डर लगा कि कहीं वीर प्रताप उसकी असली पहचान महारानी का पुनर्जन्म न जान जाए। उसने और अधिक कुछ कहना उचित नहीं समझा और वीर प्रताप को वहां से जाने का संकेत दे दिया। वीर प्रताप के जाते ही तियानहोंग ने राहत की लंबी सांस ली। जैसे ही वे कमरे से बाहर गए, तियानहोंग के भीतर की बेचैनी फिर से उभर आए। उनका शरीर, जिसे ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष ड्रैगन फीनिक्स ट्री की शाखाओं से निर्मित किया गया था, वीर प्रताप के समीप होने पर एक अजीब सी तड़प महसूस करता था। एक पूर्व महारानी के रूप में वे अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखना जानती थी, लेकिन उस वृक्ष की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनके सम्राट स्तर के आत्मिक बल डिवाइन सोल को भी चुनौती दे रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि यदि उन्होंने इस शारीरिक खिंचाव को जल्द ही नियंत्रित नहीं किया तो उनकी सम्राट स्तर की साधना की वापसी असंभव हो जाएगी। वे एक जाल में फंस चुकी थी, वीर प्रताप के प्रभाव का जाल, जिससे निकलना अब उनकी अपनी ही साधना के लिए अनिवार्य हो गया था। यूलोन कल्ट के मुख्य हॉल में सन्नाटा था। सिंहासन पर विराजमान हुआंगशान अर्ध सम्राट ने अपनी गंभीर दृष्टि चारों ओर दौड़ाए और बोले, तुम सबने महान सम्राट की समाधि के बारे में सुन लिया होगा। मैं स्वयं आप लोगों का नेतृत्व करूंगा और अराजक तारा सागर कैओटिक स्टासिक में उस समाधि की खोज करूंगा। हॉल में मौजूद सभी प्रमुखों ने सिर झुकाकर एक स्वर में कहा, धन्यवाद महाराज। अर्ध सम्राट ने वू पेंग की ओर देखा। वू पेंग, जो कुछ भी तुम्हें पता है विस्तार से बताओ। वू पेंग ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, हमारे लोगों ने हुआंगशान तारा क्षेत्र के पास एक ऐसा तारा क्षेत्र खोजा है जो आकाश मानचित्र से मिटा दिया गया था। वहाँ का वातावरण ब्लैक डोमेन जैसा है, इसलिए अब तक कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। अर्ध सम्राट ने बीच में ही टोकते हुए पूछा, अगर वह ब्लैक डोमेन जैसा है तो तुमने अराजक तारा सागर को खोजा कैसे? वू पेंग ने बिना पलक झपकाए झूठ गढ़ा, स्वामी, वहाँ से एक साधक बचकर निकला था, उसी से हमें इसकी जानकारी मिली। बाद में जब हमने अपने शिष्यों को अंदर भेजा तो वहाँ के शक्तिशाली संतों ने उन सबको और उस साधक को भी मार डाला। वू पेंग ने पूरी बाजी अपने हाथ में ले ली थी। कांगहाई संप्रदाय का नामो निशान मिटाकर उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि श्रेय केवल उसी को मिले। हॉल में बैठे अन्य गुटों के नेताओं को भी आभास हो गया था कि यह कहानी बनावटी है, पर खजाने के लालच में कोई भी सच जानने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अर्ध सम्राट ने चिंता जाहिर की, वहाँ के संतों का स्तर क्या है? वू पेंग ने जवाब दिया, स्वामी, हमारा जो संत स्तर का शिष्य गया था उसका दिव्य संपर्क एक ही झटके में कट गया। ऐसा लगता है कि वहाँ कम से कम संत स्तर 5 का कोई पहरेदार है। अर्ध सम्राट ने विचार किया, संत स्तर 5 तो उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी, पर अगर उसके पीछे कोई और महान सम्राट हुआ तो सतर्क रहना होगा।
होगा। उन्होंने आदेश दिया, 3 दिन बाद हम अराजक तारा सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। जितनी जल्दी हो सके खजाना हासिल करना होगा, इससे पहले कि कोई अन्य महाशक्ति इस ओर रुख करे। उधर कियानरन वर्ल्ड के स्वर्ण महल में दृश्य पूरी तरह भिन्न था। वीर प्रताप महारानी नंगोंग येवा के साथ विलासिता के पलों में डूबे थे। नानगोंग युएहुआ, जो कभी अपनी गरिमा को लेकर बहुत कठोर थी, अब वीर प्रताप के सानिध्य को अपनी साधना का एक तेज मार्ग मानती थी। तभी बाई किंकिंग ने प्रवेश किया। महाराज हुआंगशान अर्ध सम्राट अपने पूरे सैन्य बल के साथ चल पड़े हैं। वीर प्रताप ने नानगोंग युएहुआ को थपकी देते हुए कहा, आखिरकार वे आ ही गए। यदि वे न आते तो मुझे ही उनके घर जाना पड़ता। नानगोंग युएहुआ की सांसें थोड़ी तेज थीं, पर उसने अपनी साधना जारी रखी। वीर प्रताप ने बाई किंकिंग को आदेश दिया, सीमा पर गश्त तेज कर दो। जैसे ही उनका बेड़ा दिखाई दे मुझे तुरंत सूचित करना। बाई किंकिंग के जाने के बाद वीर प्रताप फिर से महारानी की साधना में सहायक बन गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब हुआंगशान अर्ध सम्राट का विशाल बेड़ा कियानरन वर्ल्ड की परिधि पर पहुंचा तो वहां के नजारे को देखकर सभी गुटों के साधक उत्तेजना से भर गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी मंजिल ढूंढ ली है, पर वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे सम्राट के जाल में कदम रख रहे थे जिसका इंतजार वीर प्रताप बेसब्री से कर रहे थे। हुआंगशान तारा क्षेत्र के तमाम गुटों के लिए ब्लैक डोमेन जैसे उस काले और भयावह क्षेत्र को पार करना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। डर स्वाभाविक था, अक्सर बड़े बड़े सम्राट भी उस अंधेरे में खोकर अपना अस्तित्व मिटा बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस अंधकार से बाहर निकले और उनके सामने कियानरन वर्ल्ड की जीवंत दुनिया प्रकट हुई, उनका डर उत्साह में बदल गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वू पेन की बात सच थी। स्वर्ण महल में वीर प्रताप लू चैंट ने राहत की सांस ली। वे अपनी जगह से उठे और बोले, मेहमान आ चुके हैं, मुझे उनका स्वागत करने जाना होगा। उनके ये शब्द किसी राजा की नहीं बल्कि एक शिकारी की आहट जैसे थे। वीर प्रताप पलक झपकते ही शून्य लोक वॉइड रेल्म में जा पहुंचे। उनके साथ मू चिंगलान और महारानी तियानहोंग भी वहां थी। दूसरी ओर हुआंगशान अर्ध सम्राट ने अपने शाही जहाज से बाहर निकले बिना ही अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे अराजक तारा सागर को खंगालना शुरू कर दिया। उनकी नजर तियानचेन वर्ल्ड पर पड़ी, जिसे 7 रंगों की एक अभेद्य ऊर्जा परत ने ढक रखा था। एक अर्ध सम्राट होने के बावजूद उनकी शक्ति उस परत को भेद नहीं पा रही थी। ये देखकर उनका उत्साह और बढ़ गया। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि महान सम्राट की समाधि यही है। जब हुआंगशान अर्ध सम्राट ने वीर प्रताप और उनके साथियों को सामने देखा तो एक गुट के प्रमुख ने चिल्लाकर धमकी दी, जल्दी बताओ समाधि कहाँ है, वरना मारे जाओगे। वीर प्रताप ने बस एक हल्की मुस्कान दी और शांति से बोले, यहाँ कोई समाधि नहीं है, तुम लोग बेकार ही यहाँ तक आए हो। इस शांति ने हुआंगशान अर्ध सम्राट को विचलित कर दिया। उन्हें लगा कि या तो ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर इनके पीछे कोई ऐसी महाशक्ति है जो उन्हें इस अर्ध सम्राट से भी नहीं डरने देती। बिना देरी किए अर्ध सम्राट ने अपने जहाज से बाहर कदम रखा और अपना प्रचंड अर्ध सम्राट दबाव क्वाजी एम्परर प्रेशर पूरे क्षेत्र पर छोड़ दिया। वह दबाव इतना भयानक था कि वीर प्रताप को लगा जैसे उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। उनके मुंह से खून की एक धार निकल आई, लेकिन उन्होंने तुरंत आओ की एवरलास्टिंग लाइफ स्किल का उपयोग कर खुद को संभाला। मू चिंगलान ने भी अपनी दैवीय अग्नि हेवनली फायर प्रज्वलित की, लेकिन अर्ध सम्राट की शक्ति के सामने वह भी संघर्ष कर रही थी। अजीब बात तो तब हुई जब अर्ध सम्राट की नजर मू चिंगलान पर पड़ी। उन सफेद लपटों और उनकी ऊर्जा को देखते ही अर्ध सम्राट का चेहरा तन गया। वे चिल्लाए, मू चिंगलान, तो तुम लोग यहाँ हो। तुम्हारा तियानहुओ वंश मुझसे ये सच छिपा रहा था। वहाँ मौजूद अन्य गुटों के लोग हक्के बक्के रह गए। तियानहुओ वंश का यहाँ क्या काम, और क्या ये महिला वास्तव में वही मू चिंगलान है जिसके लिए अर्ध सम्राट पागल थे। मू चिंगलान का चेहरा और अधिक ठंडा हो गया। वीर प्रताप की मौजूदगी में अर्ध सम्राट की यह नजरें उन्हें अपमानित महसूस करा रही थी। अब यहाँ केवल समाधि की बात नहीं थी, यह एक ऐसा युद्ध बनने वाला था जहाँ अर्ध सम्राट की वासना और वीर प्रताप का साम्राज्य आमने सामने थे। मू चिंगलान ने बिना किसी झिझक के कहा, हुआंगशान अर्ध सम्राट, अराजक तारा सागर में न तो महान सम्राट की समाधि है और न ही कोई खजाना। आज आपकी यह यात्रा व्यर्थ सिद्ध होगी। हुआंगशान अर्ध सम्राट के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अगर खजाना नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यकीन है कि तुम्हारे तियानहुओ वंश ने बहुत पहले ही इस जगह को खोज लिया था और अब तुम अकेले ही सब हड़पना चाहती हो। मू चिंगलान ने आगे कोई बहस नहीं की। वह जानती थी कि वीर प्रताप लू चैंट ने कुछ सोच समझकर ही इन सभी को यहाँ बुलाया है। उसकी नजरें वीर प्रताप पर थीं, जो अभी भी अविचलित और शांत खड़े थे। इधर महारानी तियानहोंग भी हैरान थी। उनकी दिव्य आत्मा डिवाइन सोल बहुत शक्तिशाली थी और उन्होंने पूरे क्षेत्र में खोज कर ली थी, वहाँ कोई महान सम्राट मौजूद नहीं था। वीर प्रताप के पास ऐसा कौन सा रहस्यमय हथियार है जो उन्हें एक अर्ध सम्राट और दर्जनों संतों के सामने इतना निर्भय बना रहा है? हुआंगशान अर्ध सम्राट का क्रोध तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि वीर प्रताप उनके प्रचंड दबाव क्वाजी एम्परर प्रेशर के बावजूद एक कदम भी पीछे नहीं हटे। एक संत स्तर 3 का साधक उनके
अर्ध सम्राट स्तर के दबाव को झेल रहा था। यह असंभव था। फिर उनकी नजर महारानी तियानहोन पर पड़ी, जो लाल वस्त्रों में थी और बिना किसी प्रयास के उस भारी दबाव को सह रही थी। उनकी दिव्य दृष्टि तियानहोन की साधना को नहीं देख पा रही थी। तभी हुआनशान अर्ध सम्राट को एक गलतफहमी हुई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जरूर यह महिला कोई साधारण संत नहीं है, ये तो एक अर्ध सम्राट क्वाजी एम्परर है जिसने अपनी शक्ति छिपा रखी है। अचानक माहौल में तनाव और बढ़ गया। हुआनशान अर्ध सम्राट सतर्क हो गए और चिल्लाकर बोले, तो ये बात है, इसीलिए तियानहुओ वंश के पास मेरे विरुद्ध आने का साहस था। तुम्हारे पीछे एक अर्ध सम्राट खड़ा है। वहाँ मौजूद यूलोन कल्ट के लोग और अन्य गुटों के संत ये सुनकर कांप गए। अर्ध सम्राट, अराजक तारा सागर में एक अर्ध सम्राट मौजूद है। उनकी सारी उम्मीदें पानी में मिल गई थीं। अगर यहाँ पहले से ही एक अर्ध सम्राट है तो उन्हें खजाना मिलने की संभावना शून्य थी। वीर प्रताप और उनकी साथी मू चिंगलान और तियानहोन अंदर ही अंदर दंग थे। वे तो बस अर्ध सम्राट की इस गलतफहमी को देख रहे थे। तियानहोन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनकी चुप्पी ही अर्ध सम्राट को और अधिक भयभीत और सतर्क रखने का सबसे अच्छा तरीका था। हुआनशान अर्ध सम्राट, जो स्वयं अपनी शक्ति को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, ने समझौता करने का नाटक किया। देखिए, आप और मैं दोनों अर्ध सम्राट हैं। व्यर्थ में लड़कर क्यों अपना नुकसान करना? मेरे साथ दर्जनों संत हैं। अगर युद्ध हुआ तो आपकी स्थिति खराब होगी। क्यों न हम साथ मिलकर समाधि में चलें और खजाना बांट लें? हुआनशान अर्ध सम्राट वास्तव में डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर ये लाल वस्त्र वाली महिला अर्ध सम्राट के चरम स्तर पीक क्वाजी एम्परर पर है तो वे अकेले इसे नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने अपने साथ आए सभी संतों का उपयोग तियानहोन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया, ताकि उन्हें झुकने पर मजबूर किया जा सके। वीर प्रताप ने तियानहोन की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था कि अर्ध सम्राट की यह गलतफहमी ही अब उनकी जीत की कुंजी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।